अगर आपको भी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आपने भी द एग्जॉर्सिस्ट नाम की इस मूवी को जरूर देखा होगा। लोगों को जब इस मूवी के बारे में पता चला तो सभी को इस मूवी की स्टोरी बहुत पसंद आई। लेकिन इस मूवी के बारे में एक ऐसी बात है जो अब तक बहुत से लोगों को पता नहीं। वैसे ये बात मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने इस मूवी के आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक रियल इंसान पर बेस्ड है। और इस मूवी में बताया गया है कि एक लड़की के शरीर पर शैतान कब्जा करता है, लेकिन ये बात झूठ है क्योंकि हकीकत में ये सारी घटना एक लड़के के साथ हुई थी, यानी कि एक आदमी के साथ। और उस लड़के का नाम था रोलैंड डो। वैसे यहाँ उसका नाम रोनाल्डो नहीं था, रोलैंड डो था। एंड अगर ये सारी चीजें हकीकत में एक लड़के के साथ हुई थी तो उस मूवी में लड़की को क्यों बताया गया, इस बात का जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। कहा जाता है कि उस मूवी को बनाते वक्त क्रू मेंबर्स और एक्टर्स के साथ भी अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की असली कहानी। आखिर आत्मा ने उस लड़के के शरीर में कब और कैसे प्रवेश किया और कैसे एक रियल स्टोरी पर पूरी फिल्म बनाई गई, जिसे देखने के बाद हमें उस मूवी की स्टोरी तो याद है लेकिन सच्चाई नहीं। एंड हाँ, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर वीडियोस लाने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की डार्क नाइट मिस्ट्री। द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की कहानी कुछ पुराने कागजात और एक प्रिस्ट की बातों पर आधारित थी, जिसने वो सारी शैतानी हरकतें होते हुए अपने आंखों से देखा। उस एक्चुअल केस को मैरीलैंड केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सारी घटना मैरीलैंड नाम की एक जगह पर हुई थी। फिर विलियम ब्लैटी नाम के एक आदमी ने इस पूरी घटना पर एक नॉवेल लिखा और उस नॉवेल का नाम था द एग्जॉर्सिस्ट। और उसी नॉवेल को देखकर द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म भी बनाई गई। वैसे ये फिल्म आई थी सन 1973 में, यानी कि 1973 में, जिसमें 13 साल के एक लड़की के शरीर पर शैतान कब्जा करता है। लेकिन ये सारी घटना हकीकत में सन 1949 में हुई थी, यानी कि 1949 में, वो भी एक लड़के के साथ। लेकिन मूवी में लड़के की जगह एक लड़की को क्यों दिखाया गया, तो देखो इसके पीछे भी एक वजह है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस लड़के का असली नाम था रोलैंड डू, जिसे उसके घर वाले प्यार से रॉबी कहकर बुलाते। एक दिन 52 साल के विलियम बॉर्डन, जो कि एक रोमन कैथोलिक प्रिस्ट थे, उन्हें रात को उनके दोस्त का कॉल आता है जिनका नाम था रेमंड। एंड रेमंड भी एक प्रिस्ट थे। फिर रेमंड ने विलियम को फोन पर बताया कि उसे एक महिला का कॉल आया था जिसने कहा कि उसके बेटे के शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि विलियम के पास इन सारी चीजों का तकरीबन 26 साल का एक्सपीरियंस था। जब विलियम ने वो सारी घटना फोन पर सुना तो उसने उस परिवार से मिलने का फैसला किया। वो मीटिंग रोलैंड के घर पर रखी थी, जिसे शैतान ने बुरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा था। मीटिंग के दौरान रोलैंड की मां ने बताया कि कुछ दिनों पहले से उसके बच्चे के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है, जिसे ना तो वो समझ पा रहे हैं और ना ही उस चीज पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये सारी घटनाओं की वजह से उनके घर में पूरी तरीके से दहशत का माहौल हो चुका था। वैसे तो रोलैंड एक शांत किस्म का लड़का था, लेकिन ये सारी घटना की शुरुआत हुई थी बहुत दिनों पहले, जब मिली नाम की एक औरत रोलैंड से मिलने आई थी। वैसे तो वो रोलैंड की आंटी थी, जिस वजह से वो रोलैंड से मिलने खाली हाथ नहीं आई, क्योंकि उसने अपने साथ लाया था ओइजा बोर्ड। और उस आंटी ने सिर्फ ओइजा बोर्ड लाया नहीं, बल्कि रोलैंड को उस खतरनाक चीज से खेलना भी सिखाया। फिर वो आंटी कई दिनों तक रोलैंड के घर पर रुकी रही, जिसमें वो और रोलैंड हर रोज घंटों तक ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल कर आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन घंटों तक ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने के बाद भी उनका कभी किसी आत्मा से कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर 15 जनवरी सन 1949 को रोलैंड के घर में हर रात पानी के बूंदों के गिरने की आवाजें आना शुरू हुई, और ये आवाज उस घर के हर व्यक्ति को आ रही थी। फिर एक दिन उन्होंने किसी प्लम्बर को बुलाकर उस घर के सारे नलों को चेक करवाया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस घर के सारे नल बिल्कुल ही ठीक थे। घर वालों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर ये घटना रोज होने लगी और दिन ब दिन पानी के गिरने की आवाज बढ़ते जा रही थी। फिर 26 जनवरी की रात रोलैंड के घर एक फोन आया। वो फोन उनके रिश्तेदारों का था, जिन्होंने कहा कि रोलैंड की आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी रहस्य भरी तरीके से मौत हो चुकी है। ये वही आंटी की बात कर रहे थे जो रोलैंड के घर ओइजा बोर्ड लेकर आई थी, और उसकी मौत की वजह किसी को भी पता नहीं चली, क्योंकि ना तो उसे किसी ने मारा था और ना ही उसे कोई बीमारी थी। वैसे जब रोलैंड को पता चला कि उसकी आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गया, क्योंकि वो आंटी रोलैंड की बेस्ट फ्रेंड थी। रोलैंड की आंटी के मरने के बाद अब रोलैंड के घर में सिर्फ पानी के गिरने की आवाज नहीं आती, क्योंकि अब पानी के साथ साथ किसी के चलने की आवाजें भी आने लगी। फिर एक दिन उस घर के सभी मेंबर ने उनके घर लगी हुई भगवान की तस्वीरों को हिलते हुए देखा, और वो सारी तस्वीरें ऐसा हिल रही थी जैसे उसे कोई गिराने की कोशिश कर रहा हो। और दिन ब दिन ये सारी घटनाएं रुकने की जगह बढ़ती जा रही थी। चीजों का अपने आप इधर उधर होना, अचानक
से तेज हवाओं का झोंका चलना और भी कई ऐसी चीजें जिन्हें देखकर उस घर के सभी मेंबर्स बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। फिर एक दिन रोलैंड अकेले उसके रूम में सो रहा था एंड अचानक से उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा और ये सारी चीजें रोलैंड के साथ होते हुए उसकी माँ भी देख रही थी। फिर एक दिन रोलैंड के शरीर पर कटे हुए घाव के निशान आने लगे, जिस वजह से उसकी कंडीशन अब बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर्स को भी इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोलैंड के साथ हो क्या रहा है। जिस वजह से रोलैंड की फैमिली ने डिसाइड किया कि अब वो ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके रोलैंड की मरी हुई आंटी की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जान पाए कि रोलैंड के साथ यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उनका उस आत्मा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया और अब तो रोलैंड की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इन सारी घटनाओं के बाद घर में एंट्री हुई रेमंड बिशप की। ये वही प्रिस्ट थे जिन्होंने कॉल कर विलियम को बुलाया। ये दोनों ने घर में आकर भूत को भगाने की तैयारियां शुरू की और एक्सॉर्सिज्म के काम को शुरू किया। वेल, इस एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस के दौरान रोलैंड काफी तड़पता था। उसे बहुत ही तकलीफ होती। वो बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें निकालता जिन्हें सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं होता कि ये एक 17 साल से कम उम्र के बच्चे की आवाज है। प्रीस्ट विलियम उसे देखकर समझ चुका था कि अगर जल्द ही बुरी आत्मा को रोलैंड के शरीर से बाहर नहीं निकाला तो रोलैंड का बचना नामुमकिन है। उन दोनों प्रीस्ट ने मिलकर नोट्स बनाना स्टार्ट किया उस एक्सॉर्सिज्म की पूरी प्रोसेस का। उन्होंने इस एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस के दौरान हर घटना को अपने नोट्स में रिकॉर्ड किया। फिर फाइनली सब कुछ सही हो गया। शैतान चला गया रोलैंड के शरीर को छोड़कर। थोड़ी ही देर में विलियम और रेमंड भी अपने घर चले गए। लेकिन ये शैतान की एक चाल थी, क्योंकि उसी रात ठीक 2 बजे रोलैंड की हालत फिर से बिगड़ने लगी। रेमंड और विलियम को दोबारा से बुलाया गया। उन्होंने फिर से एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस को शुरू कर दिया। लेकिन अब इस एक्सॉर्सिज्म का यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब उस घर के पड़ोसियों को भी पता चल गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से दोनों प्रीस्ट ने फैसला किया कि अब वो रोलैंड को किसी हॉस्पिटल में ले जाएंगे ताकि वहाँ पर वो एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस को शांति से कर सके। ये वो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे जो कि इनके दोस्त का था और दोनों प्रीस्ट को लग रहा था हो सकता है कि शायद उस घर में कोई प्रॉब्लम हो, जिस वजह से रोलैंड ठीक नहीं हो पा रहा। फिर हॉस्पिटल में उसके साथ एक्सॉर्सिज्म किया गया और इस एक्सॉर्सिज्म में और भी बहुत से प्रीस्ट को बुलाया गया था, जिसमें से एक प्रीस्ट का नाम था पी वॉल्टर। ये वो प्रीस्ट थे जिन्होंने इस एक्सॉर्सिज्म में बहुत अहम रोल निभाया था। पी वॉल्टर ने बाद में इस घटना के सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कवरी चैनल को दे दिया ताकि डिस्कवरी चैनल वाले रोलैंड की घटना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। पी वॉल्टर का कहना था कि रोलैंड की बॉडी कभी कभी हवा में उड़ती और ये सारी घटना पी वॉल्टर और उनके साथ ही प्रीस्ट अपनी आंखों से देखते थे। एक्सॉर्सिज्म के दौरान रोलैंड सभी प्रीस्ट को गालियां देता, उनके ऊपर थूकता एंड और भी बहुत सी चीजें करता। एक बार तो रोलैंड ने अपने हाथों को खोलकर पी वॉल्टर की नाक तोड़ दी थी, लेकिन फिर भी किसी प्रीस्ट ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके रोलैंड की जान बचाना था, जिस वजह से उन्होंने एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस को जारी रखा। एक बार रोलैंड ने उन प्रीस्ट से पेन और पेपर मांगा एंड उसके बाद रोलैंड ने, यानी रोलैंड के अंदर जो बुरी आत्मा थी, उसने कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़ने के बाद वहाँ मौजूद सारे प्रीस्ट हैरान रह गए। तो उस पेपर में लिखा था कि मैं एक शैतान हूँ और ये बात मैं 10 दिन में साबित कर दूंगा, यानी कि 10 दिन के अंदर वो प्रीस्ट रोलैंड के शरीर से उस बुरी आत्मा को नहीं निकाल पाए तो वो रोलैंड को मार देगा। और ये बात पढ़कर प्रीस्ट समझ चुके थे कि रोलैंड को बचाने के लिए अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का समय है, जिस वजह से उन्होंने रोलैंड के शरीर में एक होली सोल को डाला, यानी कि एक पवित्र आत्मा को। और जब ये प्रोसेस हुआ तब रोलैंड के शरीर में 2 आत्माएं थी, एक अच्छी आत्मा और एक बुरी आत्मा। और फिर अचानक से उस हॉस्पिटल में एक एक्सप्लोजन की तरह कुछ हुआ, कुछ अजीब तेज धमाके की आवाज आई और उस आवाज को उस हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों ने सुना एंड आवाज आते ही हॉस्पिटल की लाइट्स भी चली गई। फिर थोड़ी ही देर बाद जब लाइट्स दोबारा से आई तो रोलैंड सभी से कहता है कि मैं अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। शैतान रोलैंड के शरीर को छोड़कर जा चुका था। उन सारे प्रीस्ट की मेहनत कामयाब हुई। वैसे ये सुनने में एक फिल्मी कहानी लग रही है, जिस वजह से शायद इस रियल स्टोरी के ऊपर एक फिल्म भी बन गई, लेकिन इससे पहले भी शैतान ने झूठ कहा था, जिस वजह से रेमंड और विलियम ने बहुत दिनों तक रोलैंड का इलाज किया ताकि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और फाइनली 19 अप्रैल सन 1949 को रोलैंड पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लड़के की जगह लड़की को मूवी में क्यों लिया गया, रोलैंड को उस मूवी में क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया था। तो वो इसलिए ताकि रोलैंड की पहचान छुपी रहे और वो अपने आगे की जिंदगी को सुकून से जी सके, क्योंकि अगर मूवी में बताता कि ये एक सच्ची घटना है जो कि इस रोलैंड के साथ हुई है तो शायद रोलैंड के आसपास रहने वाले लोग रोलैंड से डरना शुरू करते। कोई भी अपने बच्चों को रोलैंड से मिलने नहीं देता और शायद कोई भी रोलैंड का दोस्त नहीं बनता। यहाँ तक कि शायद लोग रोलैंड से बात करने से डरते, सोचते कि अगर मैं रोलैंड से बात करूंगा तो द एक्सॉर्सिस्ट मूवी वाला भूत मेरे अंदर ना आ जाए। वेल दोस्तों, इसके पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन मेरी आज की वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं और भी बहुत सी डरावनी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की डार्क नाइट मिस्ट्री में।